दलित का और स्त्री का जो कष्ट है वो शुभंकर मिश्रा होकर नहीं समझा जा सकता, विश्वास कुमार शर्मा होकर नहीं समझा जा सकता। हमें पता ही नहीं है। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं और कहीं ना कहीं आधुनिक हिंदी में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं गाई हैं। उनको हमने भी दोहराया है हमारे स्कूल कॉलेज टाइम में और खूब ख्याति प्राप्त करी है। राजनीतिक मुद्दों पर भी निडर होकर अपनी राय रखते हैं, किसी पार्टी का फेवर नहीं करते। उस समय हालांकि एक पार्टी से जुड़े थे लेकिन उसको भी उन्होंने त्याग दिया, यानी कि वो स्वतंत्र हैं, अभी किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं है। जो भी राय रखते हैं स्वतंत्र दिल से रखते हैं। एक ऐसी राय उन्होंने अभी शुभांकर मिश्रा के शो पर जब वो गए थे, जो ब्रॉडकास्ट उनका हुआ है, उस पर रखी थी। मुद्दा था आरक्षण का, दलितों का। उस पर शुभांकर मिश्रा ने उनसे सवाल किया कि आरक्षण जो मिल रहा है दलितों को वो सही है गलत है, इस तरीके का उनका सवाल था। तो उस पर डॉक्टर कुमार विश्वास साहब ने क्या कहा है और मेरी उस पर क्या राय है, आप पहले कुमार विश्वास साहब ने जो कहा है उसको सुने, फिर मैं जो मेरी राय है वो आपको बताऊंगा। और जो आप कह रहे हैं मुझे गाली दी जा रही है, इसे ध्यान से देखिए शुभंकर। दलित का जो कष्ट है, दलित का और स्त्री का जो कष्ट है वो शुभंकर मिश्रा होकर नहीं समझा जा सकता। सहमत हूं मैं। विश्वास कुमार शर्मा होकर नहीं समझा जा सकता। हमें पता ही नहीं है। स्त्री का कष्ट आपको पता ही नहीं है। जो आपके साथ काम करने वाली बच्चियां हैं, इनसे कभी खुले मन से पूछिएगा। इन्होंने बचपन से जो निगाहें सही हैं, बचपन से जो चीज़ें सही हैं, इन्होंने जो स्पर्श सहे हैं, इन्हें जो लिजलीजे प्रस्ताव इन्होंने देखे हैं, उसने इनकी प्रतिक्रियाओं को गढ़ा है। ये अगर इस नाराजगी से भरी हुई है पुरुषों के खिलाफ, तो इसकी पूरी व्याख्या समझिएगा। दलित की व्याख्या समझिएगा। कितने हजारों वर्षों तक इस पूरी व्यवस्था ने उनको किस हाशिए पर रखा है, उनके साथ क्या क्या किया है कि उन्होंने हर बार अपने जन्म और इस जाति में जन्म होने के कारण उन्हें बार बार इस पर विचार हुआ है। तो अब अगर चीजें जब बराबरी पे आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, उसमें कुछ प्रतिक्रियाओं के शेड बचे रह गए हैं, तो उस पर सवर्णों को इतना नहीं कुल बुलाना चाहिए बॉस। अगर माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद का आप मजा लेना चाहते तो उनके छोड़े हुए कर्जे का भुगतान भी आपके औलादों को करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं लगा कि बैंक का पैसा ले लिया, पिताजी मर गए, मैं कहाँ से दूँ, मकान किराए पे यही चला जाएगा, अभी इसकी लग जाएगी अभी बोली। तो इसलिए उस कष्ट को, हाँ, उसमें प्रतिक्रिया भी होती है बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे साथ भी 2-4 बार होती है। तो मैंने 2-4 लोगों से कहा कि भाई मैं ब्राह्मण पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई अधिकार ही नहीं था, इस व्यवस्था में मेरी कोई चली ही नहीं। मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, माता ब्राह्मण थी, मैं ब्राह्मण पैदा हो गए, इसमें मैं क्या करूँ? आप दलित पैदा हुए, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं था। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? शासन को व्यवस्था करनी चाहिए। शासन ने व्यवस्था करी है कि उनको हो ना, उनके प्रति कोई खराब बात ना बोले, उनके विषय में जातिगत टिप्पणी ना करी जाए, उन्हें पीछा ना समझा जाए। और अगर वो पीछे हैं तो उनको बाकी समाज की अन्य परंपराओं के साथ खड़े होने के लिए जो भी परिवार में हल्के से पीछे पड़ गए बच्चे को दिया जाता है, जिसको हरारत हो, बुखार हो, उसको दूध अलग पिलाया जाता है, उसके लिए अलग जो है वो मुनक्के डाले जाते हैं ताकि इसका पेट साफ हो, उसके लिए सेब लाए जाते हैं, नाशपाती लाई जाती है, वो किया जाना चाहिए और वो किया जा रहा है। तो इसलिए दलितों के और स्त्रियों के विषय पर मैं ये मानता हूँ, और अभी भी लोगों को लगता है ना कि हो गया है, अब तो हो गया है। आपके यहाँ हो गया है सर, नोएडा में हो गया होगा, फरीदाबाद हो गया होगा, गांव चले जाइए, नहीं हुआ है अभी भी है। नहीं, अभी बहुत है। और वो कैसे होगा? वो सरकारों से नहीं होगा, वो समाजों को इनके विषय में सचेत होना पड़ेगा। अब प्रश्न कैसे उठता है, मेरी बेटी, छोटी बेटी, जब वो दिल्ली में पढ़ती थी तो ये बच्चे एक दूसरे के घर रुकते हैं ना, नाइट स्टे करते हैं, सारे बच्चे इसके रुक गए, सारे बच्चे इसके रुक गए। तो एक दिन किसी बच्चे क्या रुकी होगी, वो 7th 8th में पढ़ती थी शायद, या 8th में पढ़ती थी। एक दिन मुझसे आके पूछा, उसने कहा पापा ये एसटी क्या कास्ट होती है? तो मैंने कहा बेटा कास्ट नहीं होती है, कास्ट्स होती हैं। बोले कैसे? तो मैंने समझाया कि भाई हमारा जब संविधान बना तो हमने ये व्यवस्था की, तो एक शेड्यूल्ड लिस्ट बनाई हमने। उस लिस्ट में जो कास्ट गई, जो ट्राइब्स गई, उनका नाम लिखा, जो कि वो समाज में आज़ादी से पहले जो ट्रीटमेंट था वो ख़राब था, ताकि वो मुख्य धारा में आके पूरे देश को एक साथ बलवान बना सकें हमारे चारों वर्ण। इसकी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की, हमारे पूज्य पुरुषों ने की, हमारे क्रांतिकारियों ने जिन्होंने इस देश को गढ़ा उन्होंने की। तो वो पीछे थे। तो बोली पर पापा मैं ईशानी के घर गई थी, पर वो तो हमसे भी बड़े घर में रहते हैं, उनके पास तो हमारे से बड़ी कार है, अंकल आंटी तो बहुत बड़े बड़े सॉलिटर पहनते हैं। तो मैंने कहा बेटा वो अभी पहनते, उनसे 3 जनरेशन पहले नहीं पहनते थे, 2 जनरेशन नहीं पहनते थे, फिर ईशानी को क्यों इसका वो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए? ये क्वेश्चन है उसके मन में आया है। लेकिन ईशानी का परिवार एसटी नहीं है, एसटी तो बहुत है। ईशानी का परिवार ही एससी नहीं है, एससी तो बहुत है। तो उसमें थोड़ी सी कमियां होंगी, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बॉस। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि
इतने पत्थर मारने के बाद आप पे ज़रा सी धूल उड़ी और आपके कालीन गंदे हो गए। ये थोड़ी सी रिएक्शन चल रही है, ये ख़त्म होगी, ये ख़त्म धीमे धीमे होगी। देखिए, डॉक्टर कुमार विश्वास साहब ने बहुत तरह तरह के तर्क रखे हैं कि एक परिवार में बेटा है, कमज़ोर है, तो उसको कुछ विशेष सुविधाएं दें, उसको अच्छा पोषण दें, उसको अच्छी चीज़ें दें ताकि वो बराबर हो सके, ताकि वो भी हष्ट-पुष्ट हो सके। लेकिन मैं कुमार विश्वास साहब की इस बात से डिसएग्री हूँ। आप 2 बेटे हैं, एक कमज़ोर है, उसको आप बहुत अच्छा पोषण दे रहे हैं, जो कमज़ोर बेटा है उसको अधिक पोषण दे रहे हैं, और आपने जो हष्ट-पुष्ट बच्चा था उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया, तो वो कमज़ोर हो गया। तो इस तरीके से तो समानता कभी आने से रही। समानता इस देश में, हमारे राष्ट्र में तब आएगी जब हम सभी का इक्वली ध्यान रखेंगे। अब आप एक वर्ग है जो वंचित, दलित और आदिवासियों का है, उसमें फ्रंट लाइन के जो 10% लोग हैं, 78 साल तक वही लोग फायदा ले पा रहे हैं। और आज भी देखिए 90% जो समाज है वो वंचित है, जस का तस है। यानी कि 78 साल और भी लग जाएंगे तब भी समाज में बराबरता नहीं आएगी, तब भी समाज में समानता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो चीजें हैं वो सही ढंग से नहीं दी जा रही है। मैं आरक्षण का विरोध नहीं करता, नहीं मैंने कभी इसका विरोध किया। मैं जो ये प्रोसेस है, जिस तरीके से ये दिया जा रहा है, इसका विरोध कर रहा हूँ। एक तरफ हम ये कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वो इसी वर्ग में है। तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि आरक्षण का आप आर्थिक आधार कर दो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम इस वर्ग में, SC ST वर्ग में क्रिमिलियर का प्रावधान कर दो, ताकि जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, जो बहुत ज्यादा दलित हैं, जो बहुत ज्यादा आदिवासी है, उनको आरक्षण का पहले फायदा मिल सके और वो समानता के आधार पर अपने इस चीज का फायदा ले सके। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि आदिवासी और दलित समाज में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो आरक्षण का फायदा नहीं ले सकी, तो SC ST कोटे के अंदर आप सब क्लासिफिकेशन कर दीजिए, वर्गीकरण कर दीजिए। यानी कि जो जातियां अभी तक आरक्षण का फायदा नहीं ले सकी, इस वर्गीकरण के बाद उनको आरक्षण में आने का मौका मिल जाएगा। लेकिन लोग इस पे भी एग्री नहीं हुए। तो आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए, आप लोगों को बताइए कि इस देश में समानता कैसे आएगी? जो लोग कल भी वंचित थे वो आज भी वंचित हैं, और आने वाले 71 साल बाद भी आपको वंचित ही मिलेंगे। तो इस तरीके से समानता आने से कभी रही। आरक्षण का आधार अगर आर्थिक नहीं हो सकता तो कम से कम आरक्षण में क्रीमिलियर जरूर लागू हो सकता है, यानी कि उसी वर्ग के जो गरीब व्यक्ति हैं उनको आगे आने का मौका मिल सके। मेरी लड़ाई भी यही है। समाज के जो लोग हैं जो आरक्षण की इस व्यवस्था का विरोध करते हैं, उनकी भी लड़ाई यही है। तो आपने जिस तरीके से कहा है कि सुविधाएं मिलना चाहिए, मैं भी उससे एग्री करता हूं, लेकिन जो सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरीके से मिल रही है उस तरीके का विरोध है, और उस तरीके से चीजें नहीं होना चाहिए। अगर उस तरीके से चीजें होती है तो कभी भी समानता नहीं आएगी। मैं खुद समानता के लिए लड़ रहा हूँ, और समानता तभी आएगी जब आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको बदला जाएगा। यानी कि आरक्षण में या तो क्रीमिलियर लागू हो, या वर्गीकरण लागू हो, या आर्थिक आधार पर लागू हो। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।